साथियों, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मैं आपसे रेगुलर बात कर रहा हूं, दिल्ली वक्फ बोर्ड का हमारे सामने आया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक नोटिस 123 प्रॉपर्टियों पे चिपकाया है, जिसमें ये बताया गया है, और चेयरमैन वक्फ बोर्ड दिल्ली के नाम पर ये नोटिस है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने 2 मेंबर कमेटी हाईकोर्ट के कहने से बनाई थी, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, और उस 2 मेंबर कमेटी ने सब लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं गया। ये साफ तौर से इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड उसमें नहीं गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। इसका मतलब जो कांग्रेस की सरकार ने 2014 में ये 123 प्रॉपर्टियां, वक्फ की प्रॉपर्टियां जो वक्फ बोर्ड के अधीन करी थी, जो वक्फ बोर्ड को दी थी, उनको पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वापस दिलवा दिया गवर्नमेंट को, कोई ऑब्जेक्शन ना देके। तो मेरा सवाल सीधा दिल्ली वक्फ बोर्ड, उसके चेयरमैन और दिल्ली सरकार से है कि क्या ये भाजपा के साथ मिली भगत है? क्या ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को जिस तरीके से सीबीआई, ईडी और आईटी के लोगों ने बुलाया था और उनसे पूछताछ करी थी और उनको जेल भी जाना पड़ा था, क्या उसका कॉम्प्रोमाइज किया है या इन प्रॉपर्टियों का किसी के साथ डील हुई है? पूरा देश ये जानना चाह रहा है और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इसको लेके हमारे सीनियर एडवोकेट आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब की अध्यक्षता में हम कोर्ट भी जा रहे हैं इस मैटर को लेके, स्टे ऑर्डर के लिए। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हमारे आबाओ अजदाद की। आदाब, मैं मसरूर हसन सिद्दीकी, एडवोकेट, प्रेसिडेंट वक्फ प्रोटेक्शन डेवलपमेंट यूनिट, आपसे एक अहम मौजू पे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75 साल आज़ादी के मनाए जा रहे हैं। माइनॉरिटीज़ को हर जगह दबाया जाता है, खासतौर पे मुसलमानों के हुकूक की पामाली होती है, और हम इसी बात में लगे रहते हैं कि हमें कांग्रेस ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया या बीजेपी ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन आपको आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी जो आज साबित हुई है वो है आम आदमी पार्टी, और उसके मातहत चलने वाले दिल्ली वक्फ बोर्ड, जिसकी सरबराही आम आदमी पार्टी के ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान साहब कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये नुकसान कैसे पहुंचा? आपको याद होगा कि सन 2014 में यूपीए गवर्नमेंट ने इलेक्शन से कबल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले एक नोटिफिकेशन जारी करी थी, जिसमें उन्होंने 123 वक्फ प्रॉपर्टीज को डी नोटिफाई कर दिया था, और उसका मतलब ये था कि ये प्रॉपर्टीज अब गवर्नमेंट की तहवील से या गवर्नमेंट के कंट्रोल से हटकर दिल्ली वक्फ बोर्ड की तहवील में चली जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज का तनाज़े कहां से हुआ, तो इसका थोड़ा एक पस मंजर जानना जरूरी है। 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ और कलकत्ता से अंग्रेजों ने तय किया कि कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट की जाएगी, तो दिल्ली में डेवलपमेंट के काम बहुत ज्यादा होने थे। दिल्ली में ऑफिसेज वगैरह भी बनाने थे और कॉलोनीज भी बनानी थी, क्योंकि कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट होनी थी। तो 1911 से लेकर 1915 के बीच में अंग्रेजों ने उस टाइम में दिल्ली में बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्वायर करी। उसमें जो बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्वायर करी वो थी वक्फ प्रॉपर्टीज। तो उस जमाने में मुसलमानों ने उसको थोड़ा उसके साथ एतराज भी जताया कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज है, आप उसको एक्वायर नहीं कीजिए। हालांकि अंग्रेज गवर्नमेंट उसका कंपनसेशन दे रही थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम उसका कंपनसेशन लेने से इनकार भी कर दिया, और उनका यह भी मौकफ था कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक बार जो वक्फ हो गई वो ताक़यामत चीज वक्फ रहती है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकती, उसको खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, उसको हमसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो अंग्रेजों ने उनको अपने तहवील में ले लिया था। फिर 1954 में वक्फ एक्ट बना। वक्फ एक्ट बनने के बाद 1970 में दिल्ली में वक्फ प्रॉपर्टीज का एक सर्वे हुआ। उस वक्फ सर्वे के बाद जो गजट नोटिफिकेशन हुआ, उसमें दिल्ली की तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज जो सर्वे में आई थी उनकी पूरी डिटेल्स इंदराज कर दी गई। किसने वक्फ किया, कैसे किया, किस पर्पज के लिए वक्फ था, कितना एरिया है, किस काम में इसका आमदनी इस्तेमाल हो सकती है, वो सारी डिटेल उसमें मेंशन थी। तो उसके बाद जब ये हो गया तो LNDO ने और DDA ने उस वक्फ सर्वे को चैलेंज किया और डिक्लेरेटरी सूट डाले बहुत सारे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं है बल्कि ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें एक्वायर कर लिया था। तो ये मामला इल्तवा में पड़ा रहा और इसमें लोग अपना पक्ष रखते रहे। 1984 में आके कांग्रेस गवर्नमेंट ने कैबिनेट की एक मीटिंग करी और उसमें उन्होंने इस चीज को तय कर लिया कि ये 123 वक्फ प्रॉपर्टीज जो है ये डी नोटिफाई कर दी जाएंगी।
और लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता उससे पहले ही विश्व हिंदू परिषद ने हाई कोर्ट में रिट लगा दी और उन्होंने कह दिया कि गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी वो एक्वायर करी थी सेक्शन 48 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट में, और उसमें एक बार जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक बार एक्वायर कर लेती है और उसका कब्जा ले लेती है तो उसको जो है फिर डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता और उसको रिलीज नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट के कब्जे में से, तो मतलब वो गवर्नमेंट के कब्जे में ही रहती। तो इस बात को लेकर इन्होंने हाई कोर्ट में रिट लगा दी थी। हाई कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को ये कह के डिस्पोज किया कि गवर्नमेंट इस चीज की इंक्वायरी करे और दोबारा से इसको देखे क्या इनका मौक़िफ़ है विश्व हिंदू परिषद वालों का और उसमें फैसला करे। ये बात है 2011 की। उसके बाद कमेटी बन गई, 1 मैन कमेटी बनी, उसमें मिस्टर जेसी आर्यन रिटायर्ड जज थे, उनको उसमें सरबराह बनाया गया। उन्होंने इंक्वायरी करी, इंक्वायरी की रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, लेकिन वो रिपोर्ट जो थी वो कोई कारामद साबित नहीं हुई, ना वक्फ बोर्ड के हक में कुछ फैसला आया, ना विश्व हिंदू परिषद के लिए। वो रिपोर्ट एक तरीके से बिल्कुल साइलेंट रही हर चीज पे, और दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया था कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है इसमें हर इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पे देख ले कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है और उस हिसाब से उसमें फैसला कर ले। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट उसमें फैसला नहीं कर पाई, तो मामला फिर दोबारा से कोर्ट में गया और कोर्ट ने दोबारा से फिर डायरेक्शन दी और 2 मेंबर की कमेटी बन गई, जिसमें रिटायर्ड जज मिस्टर एसपी गर्ग प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और साथ में उनके एक राधाचरण साहब रिटायर्ड एसडीएम दिल्ली गवर्नमेंट के दानिक्स ऑफिसर थे। इन दोनों की कमेटी बनी। उस कमेटी ने अखबार में इश्तहार दिया जिसमें कहा कि 9/11/21 तक जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी ऑब्जेक्शंस दे दें। मेन स्टेक होल्डर मैं आपको बता दूं इसमें जो आज हमें तशवीश हो रही है, जिस चीज की तकलीफ है सबसे ज्यादा, वो मेन स्टेक होल्डर इसमें था दिल्ली वक्फ बोर्ड, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज रिलीज होकर डी नोटिफाई होकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहवील में आने वाली थी, जिससे वक्फ बोर्ड की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा होने वाला था, जिससे यतीम बेवाओं की कफालत होती और मुस्लिम वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स और काम भी होते। तो वक्फ बोर्ड ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद इसकी डेट भी एक्सटेंड हुई और 15 अप्रैल 2022 तक एक्सटेंड किया गया कि लोग अपनी ऑब्जेक्शंस, अपना क्लेम या अपना व्यू पॉइंट जो भी है इसमें फाइल कर दें। लेकिन वक्फ बोर्ड उसमें भी नहीं आया। ये बात वक्फ बोर्ड नहीं आया मुझे भी मालूम है, क्योंकि मैं जब उसमें कुछ केसेस के सिलसिले में वहां कमेटी के सामने पेश हुआ था तो तब मुझे जस्टिस गर्ग साहब ने कहा था कि इसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड वाले तो आते ही नहीं है। तो तब मेरे सामने ही उन्होंने डायरेक्शन दी थी राधाचरण साहब को जो एसडीएम थे कि आप इसमें दोबारा से वक्फ बोर्ड वालों को नोटिस दीजिए कि वो आए और अपना पक्ष रखें। लेकिन अफसोस की बात है वक्फ बोर्ड वाले उसके बाद भी नहीं गए। ना जाने की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि चेयरमैन अमानतुल्लाह साहब पिछले 1-2-3 साल से आप जानते हैं कि किस तरह करप्शन और मिस अप्रोप्रिएशन के चार्जेस झेल रहे हैं। उनके ऊपर इतने मिस अप्रोप्रिएशन, करप्शन, बदउनवानवी के चार्जेस लग गए हैं। चाहे पहले सीबीआई का 2016 का केस हो, उसके बाद 2018 में जो उन्होंने इलीगल रिक्रूटमेंट करी, उसके बाद दूसरा केस रजिस्टर हो गया एसीबी का, और उसके बाद अब ईडी भी छानबीन कर रही है। तीनों इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनकी छानबीन कर रही है। तो इस वजह से हो सकता है वो इतने अपने आप बचाव में इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के मामला में बिल्कुल लापरवाही बरती। वक्फ बोर्ड के स्टाफ को इस तरह कोई हिदायत नहीं दी कि किस तरह वो अपना मामला तैयार करके उस कमेटी के सामने अपना रुख रखें, अपना स्टेटस बताएं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उनकी इस लापरवाही का सबब ये हुआ कि जो 123 बेशकीमती दिल्ली की प्रॉपर्टीज है वो अब दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तहवील में चली गई हैं। वक्फ बोर्ड को तमाम तर जिम्मेदारियों से और उसका जो कंट्रोल जो भी था उससे एब्जॉल्व कर दिया गया। ये LNDO का एक लेटर आया है जो 8 फरवरी 2023 का है। मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ के सुना देता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस से इशू हुआ है, जो चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम है, और इसका सब्जेक्ट है वक्फ बोर्ड टू बी एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू 123 प्रॉपर्टीज लिस्टेड एज वक्फ प्रॉपर्टीज। इसमें उन्होंने बताया है कि 2 मेंबर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जो कमेटी तश्कील दी गई थी रिट पिटीशन नंबर 2901 ऑफ 2014 टाइटल्ड एज इंटरेस्ट विश्व हिंदू परिषद एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उस कोर्ट के फैसले के तहत यह कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी ने जो है बार बार इनको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद ये नहीं आए, और उसके बाद लास्ट में जो ऑपरेटिव पैरा है इस लेटर का उसमें लिखा है, इट इज एविडेंट फ्रॉम the above facts that Delhi Waqf Board does not have any stake in the listed properties
neither have they shown any interest in the properties nor filed any objections or claims. It is therefore decided to absolve Delhi Waqf Board from all matters pertaining to 123